सर्दियों का मौसम था। शारदा प्रसाद खुद को कंबल से ओढ़े हुए थे पर सोए नहीं थे। वो लेटे लेटे तरुण की शादी की बात कर रहे थे। अजी, आप सो गए क्या? नहीं शारदा, मन ही मन में गाना गा रहा हूँ। तो मन ही मन गाना बंद कीजिए और तरुण की शादी की बात कीजिए। इसमें बात क्या करनी है? वो नौकरी कर रहा है और उसे नौकरी वाली लड़की भी चाहिए। अरे क्या नाम है उस लड़की का? वैशाली है जी, उस लड़की का नाम वैशाली है। हाँ, वैशाली। उसी लड़की से वो प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है ना। बेटा तो उत्साहित है, पर हम बड़े क्यों हैं, आप ही बताइए। अगर वो मेरा बेटा होता तो उसके 2 गालों पे मैं थप्पड़ लगाता, पर वो तो नहीं है ना, पाला हुआ बेटा है, मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो, वो हमारा बेटा नहीं है क्या? आप ही बताइए। इस तरह शारदा प्रसाद बातचीत कर रहे होते हैं। उधर अपने कमरे में 8 महीने की गर्भवती अनामिका अपनी 6 साल की बेटी भव्या से कहती है, भव्या, ये बताओ, तुम मेरे साथ सोना चाहती हो या अपने दादा दादी के पास सोना चाहती हो? मैं दादा दादी के पास सोना चाहती हूँ माँ। मुझे आप दादा दादी के कमरे तक ले चलो। जब दादाजी ने तुमसे ये बात पूछा था, तब तुमने उन्हें ये बात क्यों नहीं कही? उस वक्त मुझे लगा था कि मैं आपके पास सोऊंगी। उसके बाद अभी लग रहा है कि मैं उनके पास जाके सोना चाहती हूँ, इसलिए ये भी कह रही हूँ। तुमसे मैं नहीं सकूंगी, चलो। इस तरह कहकर अनामिका अपनी बेटी को साथ लेके सास ससुर के कमरे की तरफ जाने लगती है। अनामिका उनके कमरे में जाने से पहले ही उन दोनों के बीच की बातचीत सुन लेती है। हम बड़े हैं, हमें सोच समझ के फैसला लेना होगा। हमारा बेटा सोच रहा है कि वो प्यार करके शादी करेगा। हमें भी उस लड़की को बहू के रूप में मान लेना चाहिए। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। उन दोनों की ये सारी बातें गर्भवती अनामिका सुन लेती है। बहुत आश्चर्य होती है और वो रोने लगती है। शारदा प्रसाद तरुण की शादी को लेकर चर्चा कर रहे थे। ये बात अनामिका को नहीं पता था। उसे इस बात की गलतफहमी हो गई कि वो उसके पति रमेश की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे भी यही लगता है कि अपनी पसंद की लड़की ना हो तो उससे शादी करके वो कैसे खुश रहेगा। इस बारे में हमारी गर्भवती बहू अनामिका से बात करनी होगी। ये तो जरूरी है जी, बेटे की शादी है और बहू को नहीं बताएंगे तो कैसे होगा। बहू की इच्छा से ही उसकी शादी हो पाएगी। अरे वाह शारदा, ये सीन देखने में तो बड़ा मजा आएगा। शारदा प्रसाद बातचीत कर ही रहे थे, तभी भव्या दरवाजे के पास आकर खटखटाने लगती है। दादाजी, दादी माँ, दरवाजा खोलिए, मैं आई हूँ। उसके इस तरह से कहने पे अनामिका जल्दी जल्दी अपना आंसू पोंछ लेती है। प्रसाद आके दरवाजा खोलते हैं। फिर वो देखते हैं कि भव्या और गर्भवती बहू अनामिका खड़ी है। अरे बहू, तुम अभी तक सोई नहीं? जाओ, जाके तुम आराम करो, हम भावना का देखभाल कर लेंगे। इतना कहकर प्रसाद भव्या को अपने साथ अंदर ले जाने लगते हैं। ठीक है पिताजी। अनामिका दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। भव्या जाके दादा दादी शारदा और प्रसाद के बीच में सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सास शारदा और बहू अनामिका एक ही वक्त नींद से उठकर बाहर निकल आती है। इतनी ठंड में सुबह सुबह क्यों उठ गई? तुम्हें सोने को कहा था ना। चाहे कितना भी सो लूं, मुझे आराम नहीं मिल रहा है माँ जी। क्या हुआ है बहू, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? शारदा के इस तरह के पूछने के बावजूद अनामिका कुछ जवाब नहीं देती और मन ही मन सोचने लगती है। मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं है माँ जी। कल रात आप और पिताजी अपनी बेटे की दूसरी शादी की जब से बात की है, तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पूरी रात मानिए सो नहीं पाई। मन के अंदर सुनामी चल रही है, मानो कि तूफान आया हुआ है। अनामिका को सोचते हुए देख शारदा पूछती है, क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुमसे कुछ पूछा और जवाब नहीं दे रही हो। क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी नहीं माँ जी। जाओ, जाके आराम करो, मैं घर का बाकी काम कर लूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी, मैं कर सकती हूँ, आप जाके आराम कीजिए। तुम्हारा 8 महीने का पेट है, काम करना मुश्किल होता है। तुम जाओ बेटा, जाके तुम थोड़ी देर आराम करो। क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा है, इसीलिए कि आप अपने बेटे के पसंदीदा लड़की से आप उनकी शादी करवाना चाहते हैं। ओहो, तो तुमने हमारी बात सुन ली। हाँ हाँ, वो उस लड़की को पसंद करता है, उससे प्यार करता भूल नहीं पा रहा है, इसलिए हम भी चाहते हैं उस लड़की को घर ले आए।
शारदा इस तरह से तरुण की शादी की बात उसे बताती है, पर अनामिका को गलतफहमी होती है। उसे लगता है कि वो रमेश की शादी की बात कर रही है। फिर अनामिका बिना कुछ कहे रोते रोते वहाँ से चली जाती है। शारदा घर के बाहर रंगोली देने लगती है। तब करीबन सुबह के 10 बज रहे थे। सोफा पे शारदा, प्रसाद और पंडित जी बैठे हुए थे। अनु, जाके बेटे को बुला ले आओ और कहो कि पंडित जी आए हैं कुंडली मिलाने के लिए। ये सब आप क्यों कर रही हैं माँ जी? ये सब क्यों करना है अब तुम मुझे बताओगी? बेटे से जाके कहो, वो समझ जाएगा। जाओ रमेश को बुला ले आओ। ठीक है माँ जी। इस तरह से कहने पर दुखी होकर अनामिका अपने बेडरूम में आती है। रमेश ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा होता है। उसे देखकर अनामिका कहती है, कहाँ जा रहे आप इस तरह सज सवर के? माँ ने कहा कि किसी गांव में जाना है, इसीलिए मैं तैयार हो रहा हूँ। आपको नहीं पता क्या कौन सा गांव? पता होता तो क्या नहीं बताता मैं तुम्हें। ठीक है, वहाँ पंडित जी आए हैं कुंडली देखने के लिए, इसलिए माँ आपको बुला रही है, जाइए। ये बात सुन के रमेश खुश हो जाता है। ओहो, पंडित जी आ गए हैं क्या? ठीक है अनामिका, मैं अभी आता हूँ। इस तरह कहकर वो खुशी खुशी बेडरूम से हॉल की तरफ जाता है। जाके सोफे पे बैठ जाता है। अनामिका भी वहाँ जाती है। पंडित जी कुंडली देखने लगते हैं। अनामिका, तुम जाके आराम करो, तब से देख रही हूँ कुछ न कुछ काम किए जा रही हो। ये सुनकर अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, ओहो, अगर मैं यहाँ रही तो इनकी बात सुन लूंगी, इसलिए। ये सोचकर वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। पर वो दरवाजे के पास खड़ी होकर सोफे की तरफ नजर रखती है। वहाँ की बातचीत उसे हल्का हल्का सुनाई देती है। माँ, वर और वधू के गुण बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। बिना कुछ सोच समझे आप इनकी शादी करवा सकते हैं। उनकी ये बात सुन के शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर देर की इस बात की पंडित जी, एक अच्छा दिन देखकर आप अपनी हाथों से दोनों की शादी करवा दीजिए। हाँ पंडित जी, ये सही कह रहे हैं। जरूर प्रसाद जी, फिर मैं शादी के लिए एक अच्छा दिन देखता हूँ। इस तरह कहकर पंडित जी गिनती करना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें अनामिका सुनती है, पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने बिस्तर के ऊपर बैठकर वो फूट फूट के रोने लगती है। वैसे भी अच्छा मुहूर्त देख लिया गया है, मुझे घर से निकाला भी नहीं, पर मैं अपनी बेटी भाव्या को लेकर इस घर से कहीं दूर चली जाऊंगी। फिर सास ससुर जी अपने बेटे रमेश की बड़े ही धूमधाम से दूसरी शादी करवाएंगे। इस तरह से अनामिका फैसला ले लेती है। उस दिन शाम के बिल्कुल 5 बजे अनामिका अपनी बेटी भव्या को स्कूल से लेती है और फिर बिना घर गए वो सीधा रेलवे स्टेशन चली जाती है। वहाँ एक सीमेंट के बेंच के ऊपर बैठ जाती है और बैठकर रोने लगती है। माँ, आप बिना घर गए यहाँ पर क्यों आई? हम कहीं और जा रहे हैं बेटा। पर कहाँ माँ? इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी बेटा। इस तरह धैर्य रखकर वो भव्या के सारे सवालों का एक एक करके जवाब देती है। तब तक अंधेरा हो जाता है। सर्दी का मौसम, चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। ठीक उसी वक्त प्लेटफॉर्म में लाल बत्ती जल उठती है। भव्या माँ के आंचल से अपने चेहरे को ढक लेती है। धीरे धीरे अनामिका कांपने लगती है। उधर शारदा बहुत परेशान एक चिट्ठी लेकर वो हॉल में आती है और रमेश को देती है। रमेश वो चिट्ठी पढ़ने लगता है। मैं समझ गई हूँ कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं, इसीलिए मैं और मेरी बेटी आपकी शादी में रुकावट ना बने हम यहाँ से जा रहे हैं। ये क्या माँ, अनामिका को लग रहा है कि मेरी शादी होने वाली है। आपने बताया नहीं कि ये तरुण की शादी है। हम तो कहने ही वाले थे, पता नहीं था कि बहू को अच्छा लगेगा या नहीं, इसलिए छोड़ो अभी चलो, वो कहाँ है हम ढूंढ के देखते हैं। ये कहकर शारदा रेलवे स्टेशन की तरफ ढूंढने जाती है। प्रसाद बस स्टैंड की तरफ जाते हैं और रमेश गली गली जाके ढूंढने लगता है। भव्या रेलवे स्टेशन में दादी को देख लेती है। दादी, इस तरह वो बुलाती है। शारदा भव्या को देखती है। भव्या भागते हुए शारदा के पास चली जाती है। शारदा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। गोद में लेकर वो भावना को चूमने लगती है। फिर वो अनामिका के पास जाती है, सब कुछ उसे खुल के बताती है और उसे घर वापस ले आती है। घर में वो तरुण और वैशाली को देखती है। बाद में रमेश और प्रसाद को फोन करके उन दोनों को घर बुलाया जाता है। दोनों घर लौट आते हैं। फिर तरुण और वैशाली को देखकर, अनामिका, घर पे इन लोगों की शादी की चर्चा हो रही थी, मेरी शादी की चर्चा नहीं हो रही थी। माँ जी ने
मुझे सब कुछ खुल के बताया है। मुझे ही गलत फहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिएगा। उसकी बातें सुन के घर के सभी को थोड़ी राहत मिलती है। फिर एक अच्छा मुहूर्त देखकर तरुण और वैशाली की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। उनकी शादी से अनामिका और रमेश दोनों बहुत खुश होते हैं और इस तरह पूरा परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। 1 घंटे से आम के खेत में अरविंद इंतजार कर रहा था। अब पेशेंस भी खत्म हो चुका था। तब तक उसका दोस्त किशोर आता है। अरविंद उसे गुस्से से देखने लगता है। ऐसे गुस्से से मत देखो, मैं आ ही रहा था, माँ ने घर पे एक छोटा सा काम कह दिया, फिर उस काम को करने गया तो 1 घंटा लग गया। मुझे ये सब क्यों कह रहे हो? बस मुझे अनामिका चाहिए। मैं अपने प्यार के बारे में उसे समझा के थक गया, पर वो समझी नहीं। अब मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। अरे मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। ऐसा होगा कि उसे तुमसे प्यार हो जाएगा। तुम भी वैसा ही करो तो अनामिका तुम्हारी। तो देर क्यों कर रहे हो? जल्दी से बताओ ना वो तरकीब। मुझे कैसे भी बस अनामिका को पाना है। इस तरह से अरविंद के पूछने पे किशोर अरविंद को अपनी तरकीब बताता है। सुनकर ही अरविंद को बड़ा अच्छा लगता है। उसे लगता है कि अनामिका जैसे मानो कि उसकी खुद की पत्नी है। किशोर उसे गौर करता है। अरे अभी इतना मजे मत लो, पहले अनामिका के पास चलो, फिर जो हमारा प्लान है उसके मुताबिक उसे राजी कराओ। चलो। अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगे? असल में अमृता आई की बोली है। किशोर शर्माते हुए कहता है। ये देखकर अरविंद मुस्कुराता है। तुम्हारा बढ़िया है, प्यार का प्यार और एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट। उसके बाद बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप वो खेत के तरफ चला जाता है। एक मिट्टी के घर के सामने बेंच के ऊपर अनामिका बैठ के कपड़े सिल रही होती है। तभी माँ अपर्णा हाथों में बैग लेके घर के अंदर से बाहर निकल आती है। अनु, मैं सब्जियां लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। माँ सच बताओ तो, तुम बाजार जा रही हो या बाजार जाने के नाम पे अपनी बहन शारदा से मिलने जा रही हो? दोनों ही काम के लिए जा रही हूँ। आप बार बार उनके घर पे क्यों जाती है मिलने के लिए? मैंने कहा ना कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी तो क्या अपने मायके में ऐसे ही बैठे रहोगी? मैं ऐसे ही नहीं रह रही हूँ माँ। पिताजी उधार का बोझ नहीं सह पाए, इस वजह से वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। वो उधार पूरी तरह से खत्म हो जाए फिर मैं शादी करूंगी, और शादी के बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, यहीं रहूंगी तुम्हारे पिता के बनाए घर में। आपकी मर्जी, पर आप वहाँ पे मत जाओ, सीधा बाजार जाओ। बाजार से सब्जियाँ खरीद के सीधा घर वापस लौट के आओ। सिलाई करते वक्त जरा आसपास नजर रखना। जैसे ही तुम्हें लगे कि अरविंद आ रहा है, तुम आस पड़ोस में रहने वाली रेणुका आंटी, पार्वती आंटी, उन लोगों को बुला लेना। माँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी ना। जो कह रही हूँ सुनो, अगर कोई आए अंदर जाके दरवाजा लगा लेना। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो कि बेटी घर पे है, वो कैसे सब कुछ संभालेगी। तुम बस आराम से सड़क से चल के जाना। ये सब के बाद अपर्णा अपने घर से चली जाती है। उसी गांव में शारदा और उसके परिवार एक बिल्डिंग में रहते थे। पति प्रसाद जब ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, शारदा उनके पास जाती है। अजी, शाम को ऑफिस से घर लौट के आते वक्त जाके समधन से मिल लीजिएगा। सब कुछ खुल के बताइएगा ताकि अनामिका भी समझ सके। इधर हमारा बेटा रमेश और उधर अनामिका, दोनों की शादी की उम्र भी तो निकलते जा रही है। ठीक है शारदा, मैं बात करूंगा, पहले मेरा लंच बॉक्स दे दो। इतना कहकर शारदा वहां से चली जाती है। उधर रमेश अनामिका के पास जाता है। अनामिका रमेश को देखकर इज्जत देते हुए कहती है, आइए आइए, यहाँ बैठिए। कहते हुए वो एक खाली चेयर की तरफ दिखाती है। रमेश जाके वहाँ पे बैठता है। अच्छा, क्या आप पानी पियेंगे? तुम्हें मुझे पानी नहीं देना चाहिए अनामिका। पिताजी का लिया हुआ कर्ज का बोझ मैं माँ के कंधों पे छोड़ के नहीं आ सकती। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ रहा हूँ, वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे उधार चुकता कर दूंगा, पर तुम मेरी बात मान ही नहीं रही हो। तुम अपना सिलाई करती रहो ना। आप बाहर के इंसान है ना,
मैं चाहती हूँ पिताजी का लिया उधार मैं अपनी मेहनत के पैसे से चुकता करूँ, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। आपसे, सासू माँ से, ससुर जी से मैं बस इतना ही विनती कर रही हूँ। ठीक है, फिर क्या कहूँ। अब ऑफिस निकलना होगा मुझे। टेक केयर। अगर वक्त मिले तो फोन कर लेना। अच्छा ठीक है, आपके बिना मेरा और है ही कौन। इस तरह कहने पे रमेश खुशी खुशी फिर वहां से चला जाता है। उधर अरविंद किशोर के प्लान के मुताबिक चलते हुए बिना डरे हुए अनामिका के पास जाता है। अनामिका किशोर को देख लेती है। अनामिका, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है अरविंद। चिची, चेंज पैसे की मदद नहीं चाहिए अनामिका। वो मेरा दोस्त है ना किशोर। हाँ जानती हूँ। तो अमृता नाम की एक लड़की से उसे प्यार है। तो क्या वो शादी करना नहीं चाह रही है? नहीं, हमें वहाँ पे रहकर शादी करानी है। मतलब? किशोर के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं है अनामिका। हमें उसके घर के बड़े होकर शादी देनी होगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मेरी उतनी उम्र भी नहीं है कि मैं जाके किसी की शादी कराऊं। इसीलिए मैं कहीं नहीं जाने वाली, और अगर अभी तुम गए तो मुझे शांति से काम करने को मौका मिलेगा। तुम्हें साथ लिए गए बिना मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। कहते हुए वो अनामिका का हाथ पकड़ लेता है तो अनामिका को गुस्सा आता है। छोड़ो मेरा हाथ अरविंद, अगर कोई देखेगा तो गलत कहेगा। नहीं छोड़ूंगा मैं। जब तक कोई देख ना ले तब तक मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस तरह कहकर वो अनामिका के हाथ को कस के पकड़ लेता है। अनामिका को गुस्सा आता है और अरविंद को एक थप्पड़ लगाती है। अरविंद को गुस्सा आता है, वो उसका हाथ छोड़ के सीधा उसके कंधे पे हाथ रख देता है। अनामिका को अरविंद के बर्ताव के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो टेबल के ड्रॉअर में मिर्ची पाउडर रखी हुई थी। वो मिर्ची पाउडर सीधा अरविंद के मुंह पे फेंकती है। चेहरा जलने की वजह से अरविंद परेशान हो जाता है। तुरंत अनामिका वहाँ से भागकर अपने घर में जाती है और दरवाजा लगा देती है। ठीक उसी समय प्रसाद स्कूटी लेके ऑफिस जाते वक्त वो अनामिका के घर पे चले जाते हैं। देखते हैं दरवाजा हल्के से खुला हुआ है। सिलाई मशीन के पास भी कोई नहीं है। मशीन के टेबल के ऊपर मिर्ची पाउडर रखी हुई है। कुछ घटना घटी है, इस बात का अनुभव प्रसाद को होती है। खिड़की से झांकते हुए वो अंदर देखते हैं अनामिका नीचे बैठकर वहाँ पे रो रही है। प्रसाद बहुत घबरा जाते हैं। बेटा अनामिका, दरवाजा खोलो। मैं प्रसाद चाचा, मैं आया हूँ। ये सुनकर अनामिका अपना आंसू पोंछते हुए आके देखती है कि होने वाले ससुर जी आए हैं। पिताजी, आपको देख के हमेशा लगता है कि मेरे अपने पिताजी आ गए हैं। अरे मुझे तो लगा मैं तुम्हारे पिता ही हूँ। वैसे तुम क्यों रो रही हो बेटा? उधर मशीन के ऊपर देखा कि मिर्ची पाउडर गिरा है। पिताजी, वो अरविंद पिताजी। इतना कहकर रोने लगती है अनामिका। प्रसाद पूरी बात समझ जाते हैं। इस तरह से छोड़ देने से उन्हें सबक नहीं मिलेगा। कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिसमें तुम्हारा नाम ना आए। मैं संभाल लूंगा। इसके बावजूद इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों रहना चाहती हो? पिताजी के सारे कर्ज जो मुझे उतारने हैं। उस घर में रह के भी तो तुम ये सब कर सकती हो ना। ये कहने पर अनामिका बिना कुछ जवाब दिए वहाँ चुपचाप खड़ी रहती है। देखो बेटा, घर पे मर्द ना होने से पता है लोग कैसे लालच की नजर से देखते हैं। मैं समझा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रही हो। आज वो अरविंद यहाँ आकर तुम्हारे कंधों पे हाथ रखा। अगर इससे ज्यादा कुछ हो गया और तुम्हें निकलने का रास्ता नहीं मिला तो तुम क्या करोगे तब? तो आप क्या चाहते हैं पिताजी? जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी रमेश की शादी करवाएंगे। फिर तुम दर्जी बहू बन के हमारे घर पे रहकर काम करते रहना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर प्रसाद खुश होके वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिनों के अंदर ही शारदा, प्रसाद और अपर्णा तीनों मिलके पंडित जी परमेश्वर के पास जाते हैं। वहाँ रमेश और अनामिका की कुंडली को देखकर वो एक अच्छा मुहूर्त निर्धारित करते हैं। वो सुन के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर आसपास जितने उनके पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, सभी को वो रमेश और अनामिका की शादी के बारे में बताते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर वो दिन आया जिस दिन रमेश और अनामिका की शादी थी। अनामिका शादी के जोड़े में बहुत सुंदर से तैयार होती है, लेकिन शादी के मंडप में बिना पैंट पहने हुए रमेश भागते भागते अनामिका के पास आता है। ये देखकर अनामिका, जीजी ये क्या है? अरे अनु, गलत मत समझो मुझे। ये शादी का जोड़े का पैंट है ना, देखो फटा हुआ है।
इतना कहकर वो अपना फटा हुआ पैंट दिखाने लगता है। फिर शादी के मंडप से उठ के अनामिका जाती है और रमेश के पैंट को सिलाई मशीन में सीने लगती है। अनामिका को इस तरह से सीते देख रमेश बहुत खुश हो जाता है। फिर बाद में उस सिले हुए पैंट को पहनकर रमेश मंडप में आके बैठता है। थोड़ी देर बाद दुल्हन अनामिका आके रमेश के बगल में बैठती है। इस तरह बड़े ही धूमधाम से अनामिका और रमेश की शादी होती है। अनामिका अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए ससुराल में कदम रखती है। आज की कहानी थी दर्जी बहू। आगे आपके लिए और भी नई नई कहानियां हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।